पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुशामदीद। और इस वीडियो में हम पाकिस्तान के फाइटर ट्रेनर जेट सुपर मुशाक के बारे में बात करेंगे, जिसने कॉइन एबिलिटीज़ को हासिल कर लिया है। उसके अलावा पाकिस्तान के 26वें चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के बारे में कुछ मालूमात देंगे, जिन्होंने 18 जनवरी को एज अ चीफ जस्टिस हलफ उठाया है। और लास्टली चाइना के चैंग ई4 सैटेलाइट के बारे में बात करेंगे, जिसने चांद पे सबसे पहला लीव ग्रो किया है और कॉटन को उगाने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। एविएशन की फील्ड में JF-17 थंडर के अलावा जो दूसरा फ़ख्र पाकिस्तान का है वो हमारे सुपर मुशाक ट्रेनर जेट्स हैं। इसके हवाले से अब ये खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने एक कॉइन केपेबल यानी काउंटर इंटेलिजेंसी केपेबल सुपर मुशाक को तैयार किया है। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने सुपर मुशाक का एक अपग्रेडेड वर्जन बनाया है, जो कि लेज़र गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से आर्म्ड है। मतलब अब ये वो तमाम कैपेबिलिटी शो कर सकता है जो कि एक बेसिक UAV यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल शो कर सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स एक पायलट के साथ। इसके बैक फ्यूलेज पोजीशन पे जुमर नाम का एक ऑप्टिकल पैसिव टारगेटिंग सिस्टम है और बज़ाहिर अब हम इसको एज एन एंटी टेरर ऑपरेशन यूनिट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद इसमें SD-10 मिसाइल को भी अब अटैच कर सकेंगे, लेकिन शायद इसमें थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटीज़ मौजूद हों। जैसे मैंने बताया कि सुपर मुशाक हमारे लिए एक कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ प्राइड रहा है, और उसका वाज़ेह सबूत ये है कि पिछले 5 साल में हमने तकरीबन 80 से ज़्यादा सुपर मुशाक ट्रेनर जेट्स को एक्सपोर्ट किया है, और इसके अलावा इसकी फ्यूचर कमिटमेंट्स पे भी काम जारी है। और हालांकि इसका इंजन हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, लेकिन ये पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर स्टैम्प का असल हकदार है। पाकिस्तान एयरफोर्स के शायद सबसे ज़बरदस्त मैनेज प्रोडक्ट्स में से है। ना सिर्फ इससे बहुत सी चीज़ों में हमारी कॉस्ट कम हुई है, बल्कि जैसे मैंने पहले बताया कि एक्सपोर्ट की वजह से हमारे लिए बहुत फ़ायदे का सबब भी रहा है। इसके अलावा एक कॉन्स्टेंट अपग्रेड का भी हिस्सा रहा है। पहले बेसिक मुशाक हुआ करता था, उसके बाद सुपर मुशाक बनाया गया, और अब ये प्रोडक्ट जिसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी ऐड किए गए हैं, और अब इसको आर्म्ड मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। वंस अगेन एक कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट जो कि हमारे लिए न्यूमरस बेनिफिट्स पैदा कर रहा है। तो 18 जनवरी को पाकिस्तान के 26वें चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने ऑफिशियली तौर पे अपना ओथ लिया, और ओथ लेने के साथ ही अपनी टॉप सीट पे जाके प्रोसीडिंग सुनना शुरू कर दी। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में स्पेशलाइजेशन रखने वाले जस्टिस आसिफ सईद ने पिछले 20 सालों में तकरीबन 55,000 केसेस का फैसला सुनाया है, जो कि रफली एक दिन में 8 केसेस बनते हैं, जो कि एक इंसेन अमाउंट है और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल में शुमार की जाती है। इसके अलावा 2014 से वे एक स्पेशल बेंच को भी लीड कर रहे हैं, जिसने अब तक 10,000 से ज़ायद केसेस का फैसला सुनाया है। प्राइमरीली तौर पर बलोच बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा DG खान में पैदा हुए, और उनको दुनिया के सबसे प्रेस्टीजियस लॉर्ड्स एंड जजेस की बॉडी बार ऑफ ऑनरेबल सोसाइटी, जो कि लिंकन्स इन में है, जहाँ पे कायद आज़म ने भी अपनी वकालत के दिन गुजारे हैं, वहाँ पे उनको बुलाया गया, और कैम्ब्रिज में उन्होंने अपनी स्टडी हासिल की। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस कदर हाई स्टैंडर्ड पे वो अपना इमेज सेट कर चुके हैं। इसके अलावा उनके बारे में मशहूर है कि वो फैसले बहुत जल्द और सख्त सुनाया करते हैं। तो आने वाले दिनों में जो हमारी माफिया है उनके लिए कोई अच्छी खबर देखने को नहीं आ रही। उम्मीद है वो अपने फ़राइज़ को पाकिस्तान की बेहतरी और फैसलों के हवाले से मुल्क के मुफाद में सबसे बेहतर फैसलों को सरअंजाम देंगे। आखिर में हम अपने रिसेंटली रिटायर्ड चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन चीफ जस्टिस साबित हुए। अगर आपको याद हो तो जिस वक्त उन्होंने हल्फ लिया था तो इतनी हाइप उनके बैकग्राउंड में नहीं थी, लेकिन अपने फैसलों और अपने अदल की वजह से और उन इक़दाम की वजह से जो कि उस औकात में गवर्नमेंट को परफॉर्म करने चाहिए थे, इन तमाम चीज़ों की वजह से वो पाकिस्तान के सबसे रिस्पेक्टेबल चीफ जस्टिस में अब शुमार होते हैं। उनके टेन्योर में अगर आप देखें तो ऐसे अफराद जिनके बारे में सोचा नहीं जा सकता था कि इनको भी ठीक तरह से अकाउंटेबिलिटी पे लाया जा सकता है, जैसे मलिक रियाज और हमारी पॉलिटिकल एलीट, उनको भी मियां साकिब निसार की सच्चाई और दयानतदारी की वजह से अपने असल अंजाम का सामना करना पड़ा। हमारी जानिब से दोनों को बेस्ट विशेज़, और उम्मीद यही करते हैं कि आगे भी पूरी दयानतदारी के साथ वो पाकिस्तान की खिदमत करते रहेंगे। इस महीने की शुरुआत में चाइना का चैंग ई4 सैटेलाइट, जो कि इस वक्त चांद की डार्क साइड पर लैंड किया हुआ है, उसने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर कॉटन उगाने की कोशिश की है, लेकिन इनिशियल ग्रोथ के बाद वहाँ के फ्रीजिंग टेम्परेचर्स की वजह से ये चीज़ फेल हो गई। चाइना की स्पेस एजेंसी ने कुछ दिन पहले तस्वीर लॉन्च की थी, जिसमें कॉटन की सीड ने इनिशियल ग्रोथ शो की थी, लेकिन वहाँ के स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर्स की वजह से जिन सीड्स की स्प्राउट्स में ग्रोथ हुई थी वो तमाम मुरझा गए हैं, और उनके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स थे वो सारे डेड हो गए हैं।
अगेन मैं ये बता दूं कि ये सब एक कंट्रोल्ड एरिया में किया गया था, यानी एक कंटेनर के अंदर, यानी कंटेनर में इसकी ग्रोथ को चेक किया गया था, ना कि इसे डायरेक्टली मून की सरफेस में डाल दिया गया था। और ये तमाम काम एक रोबोट या सैटेलाइट की जानिब से किए जा रहे हैं। क्योंकि इसको सोलर पावर पे ऑपरेट किया जा रहा था और चांद को तकरीबन 27 दिन लगते हैं अर्थ का एक रोटेशन कंप्लीट करने में, तो जब रात का वक्त आता है तो टेम्परेचर्स एकदम ही बहुत लो हो जाते हैं। और चूँकि इस पावर को सेव करने के लिए कोई बैटरी भी साथ नहीं थी, क्योंकि इससे चैंग E4 सैटेलाइट का वेट बहुत ज़्यादा हो जाता, तो इस वजह से रात के वक्त फ्रीजिंग टेम्परेचर्स की वजह से एटमॉस्फेयर वल्नरेबल था। ओवरऑल जो एक्सपेरिमेंट में नाकामी की वजह बनी वो टेम्परेचर से मुकाबले में नाकामी थी। एक टाइम पे जिस कंटेनर में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा था उसका टेम्परेचर -62 फ़ारेनहाइट तक भी पहुंच गया था। इसके अलावा ये लो ग्रेविटी से लेके हाई रेडिएशन, ये सब फैक्टर्स शामिल है जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स इसमें जिंदा ना रह पाए। हालांकि इसकी ह्यूमिडिटी, एयर, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को इस तरह से प्रोवाइड किया जा रहा था कि इसके अंदर के ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रखा जा सके। लेकिन ऑफ कोर्स जो फ्रीजिंग टेम्परेचर्स थे और जो टेम्परेचर स्विंग था, यानी सुबह के वक्त 250 फ़ारेनहाइट से लेकर रात के वक्त -250 फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर चेंज हो जाता था, तो उसकी वजह से ऑर्गेनिज्म जिंदा ना रह पाए थे। बहरहाल ये क्रेडिट अब चाइना के पास है कि उन्होंने चांद पे सबसे पहले एक लीफ को ग्रो किया है, और आने वाले टाइम्स पे जो चांद पे जाके एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे उनकी एक्सपीरियंस के लिए ये एक्सपेरिमेंट एक केस स्टडी के तौर पर शामिल रहेगा। ना सिर्फ ये बल्कि हमें अर्थ से बाहर के खतरात और ताकत का भी एक ग्लिम्स मिलता है जिसको हम कंट्रोल करके आउटर स्पेस में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। लाइक इस वीडियो, सब्सक्राइब, और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो उस कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। तब तक के लिए पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।